हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन फ्रॉम 2016 टू 2025 के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आने वाले नीट एग्जाम के लिए आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। तो आज उस सीक्वेंस में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर 12th से अमाइंस का सारे क्वेश्चन फ्रॉम 2016 टू 2025 के जो भी क्वेश्चन अमाइंस का आया है सिंगल लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं बता दूं, शुरू करने से पहले इन केस अगर आपने माइंड नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट चैनल पर अपडेटेड है। जिस प्लेलिस्ट में ये डिस्कशन अपलोड होगा वो एमाइंस की प्लेलिस्ट होगी। आप उसमें सीक्वेंस में लेक्चर, आई गेस 3-4 लेक्चर है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो आपसे पढ़ सकते हो इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। चलिए 2025 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, करेंट अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये है किसका, जीओसी का क्वेश्चन, एमाइंस का, एमाइंस से रिलेटेड। तो जरा देखिए क्या क्या है इसमें। बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन अगर आपने पढ़ा आईपीएससी तो बेंजीनामाइन क्या है, एनिलीन ही है। एनिलीन का सिस्टमेटिक आईपीएससी नेम बेंजीनामाइन ही होता है। एनिलीन क्या है, प्रिफर्ड आईपीएससी नेम। ठीक है, अगर आईपीएससी नहीं है रिवीजन तो रिवीजन करो, उसका भी क्वेश्चन आता है भाई। तो ये एनिलीन, ठीक है। फिर है एन एथाइल एथेनामाइन। चलिए एन एथाइल एथेनामाइन बनाइए, सारे स्ट्रक्चर बनाइए, समझ में आ जाएगा। एन एथाइल एथेनामाइन जो कि एक सेकेंडरी अमाइन है। फिर क्या है, एथेनामाइन इटसेल्फ, CH3 CH2 NH2। फिर क्या है, एन मिथाइल एनिलीन। फिर क्या है, एन मिथाइल एनिलीन। बिना स्ट्रक्चर बनाए हम नहीं समझ सकते इसको। एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। तो ये चारों के हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, जो भी कंपाउंड है। अब हमने क्या पढ़ा, कोई भी एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो एलिफैटिक अमाइन से कम बेसिक होती है। क्यों, ये देखिए एरोमेटिक अमाइन कौन कौन से हैं इसमें। इसमें एरोमेटिक अमाइंस है, जरा देखिए। एनिलीन, एनिलीन क्या है, एक एरोमेटिक अमाइन है। अब एरोमेटिक अमाइन कम बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें एन का लोन पेयर जो है रिंग से कॉन्जुगेशन में है। एन का लोन पेयर क्या है, रिंग से कॉन्जुगेशन में है, इसलिए कम बेसिक है। वो तो यहाँ भी है, वो भी यहाँ भी है भाई। एन का लोन पेयर बेंजीन रिंग से कॉन्जुगेशन में है। आप चाहे तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, खैर वो उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। तो चूंकि लोन पेयर डीलोकलाइज है, इसका एन का लोन पेयर क्या है, एरोमेटिक एमाइन में एन का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज है, इसलिए इनकी बेसिसिटी कम हो जाती है। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ज़्यादा, तभी तो किसी इलेक्ट्रोफाइल को देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रिंग में ही डीलोकलाइज्ड है। अब जरा देखिए, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दोनों, इनमें दोनों में, ये और ये एथेनामाइन और एन एथाइल एथेनामाइन में एन का लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज नहीं है। तो दीज टू आर, ये जो दूसरे और तीसरे है, स्ट्रॉन्गर बेस देन 1 और 4। अगर मैं नंबरिंग कर दूं रेफरेंस के लिए, 1 2, मान लो ये 3 और ये 4 है, तो ये तो कंफर्म है कि 2 और 3 जो होंगे 1 और 4 से आगे आएंगे, क्योंकि 1 और 4 में एन का लोन पेयर क्या है, रिंग में डिलोकलाइज्ड है, इसलिए उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। अब हमको कंपेयर करना है कि 1 और 4, भाई ये तो बेकार है, इनमें थोड़ा अच्छा कौन सा है। जरा देखो, यहाँ भी एन का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, यहाँ भी डिलोकलाइज्ड है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा अच्छा फैक्टर है। एन मिथाइल एनिलीन में एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, ठीक है इनका लोन पेयर डिलोकलाइज रिंग में, लेकिन बगल से मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल के प्लस आई की वजह से कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इन पे, मिथाइल के प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ तो बढ़ेगी। ये सब पढ़ना है अगर डिटेल में, जीओसी जीओसी पढ़ना पड़ेगा आपको, इन केस अगर ना पता हो सब टर्म तो इसका मतलब क्या है कि 4 इज मोर बेसिक देन 1। तो 1 तो सबसे बेकार हो गया, अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर करें 1 सबसे बेकार। अब 2 और 3 में देखो, 2 और 3 में इनमें इनका लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं है। एथाइल का कैसा इफेक्ट है, एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई, प्लस आई। ये देखो प्लस आई की वजह से यहां से प्लस आई लगेगा, यहां से भी प्लस आई लगेगा, यहां से भी प्लस आई लगेगा, दोनों साइड से। एन एथाइल एथेनामाइन में दोनों साइड से एथाइल ग्रुप का प्लस आई लगेगा, और प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन पे बढ़ेगी, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट केवल एक जगह से है। वैसे प्रॉपर बात करें तो इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम चल जाएगा, कोई उसकी जरूरत नहीं है टाइम पास करने की, यहाँ पे काम चल जाएगा। भाई एथाइल में दोनों साइड से, एन एथाइल एथेनामाइन में सेकेंडरी एमाइन में दोनों साइड से प्लस आई है, वहाँ एक साइड से प्लस आई है, तो आंसर आ गया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है 2, फिर आएगा 3, फिर 4, फिर 1। नोट करो, 2 3 4 1, ये है बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन, बड़ा फेमस है ये डायज़ोनियम सॉल्ट, इतने इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शन है, सेंड मेयर, स्कीमैन, गटरमैन, कितना पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। HNO2 है 273 to 278 केल्विन, इट डिकम्पोजेज इजिली इन ड्राई स्टेट, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं वहीं छापा हुआ है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, व्हाट इज डाई एजोटाइजेशन, तो जब एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl, NaNO2 प्लस HCl, ये क्या है, दिस इज सोर्स ऑफ HNO2। HNO2 चूंकि अनस्टेबल है, नाइट्रस एसिड क्या है, अनस्टेबल है, तो उसको ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब इन सीटू प्रिपेयर करते हैं NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा के, और टेम्परेचर बहुत लो रखते हैं, ठीक है, वो भी सोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या बनता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो जो सामने बनने वाला है डायज़ोनियम सॉल्ट वो अनस्टेबल है, ठीक है, ये है डायज़ोनियम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इससे हाई टेम्परेचर पे तो डिकम्पोज हो जाएगा। साथ साथ में इसको सोल्यूशन में ही प्रिपेयर करते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट को, और वहीं पे रिएक्शन जो आगे कराना हो कराते हैं, H2O से वार्म, बहुत पढ़ा है वो सब, आप देख सकते हैं एमाइंस में। ड्राई स्टेट में तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो पहला तो सही है, पहला बात बिल्कुल, डाई एजो, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है भला, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस। अब दूसरा, इंसर्शन ऑफ आयोडीन टू बेंजीन इज डिफिकल्ट, ठीक है, हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विद KI। तो ये अगर आपने डायज़ोनियम के रिएक्शन देखे एक साथ हमने किया था, गटरमैन, स्कीमैन, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन कराए गए थे, सेंडमेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहीं पे जब डायज़ोनियम सॉल्ट का हम KI से रिएक्शन कराते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट का KI से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन, ठीक है, और N2 लिबरेट हो जाता है, ठीक। तो ये बात तो सही लिखी है कि आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विद KI। अब ऊपर वाली बात का मतलब जरा देखते हैं, ये तो बिल्कुल होता है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन टू बेंजीन इज डिफिकल्ट। अब ये क्या बात है, ये एरोमेटिक हमने कहाँ पढ़ा है रिएक्शन, मैं रेफरेंस हमेशा दूंगा कि अगर आप चाहे तो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप देख सके कि कहाँ ये मेंशन है, ये स्टेटमेंट कहाँ का है। भाई एग्जाम में तो क्वेश्चन 11 12 मिला के आएगा, उनको क्या मतलब है कि 11th का है, माइंड का है कि 12th का है, जीओसी का भी तो आ गया था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बात हमने 11th में पढ़ी, 11th में जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा तो वहाँ देखा कि आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन जो होता है रिवर्सिबल है और स्लो है। मतलब ये कह रहे हैं क्या कि डिफिकल्ट का मतलब क्या है, हमने पढ़ा क्या कि जब बेंजीन का डायरेक्टली आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन क्या है, स्लो और रिवर्सिबल, क्यों, और बहुत कम प्रोडक्ट बनता है इसमें, बहुत कम प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन किधर रहता है, मैक्सिमम बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करता है, जो आयोडोबेंजीन बनेगा उसको तुरंत बेंजीन में रिड्यूस कर देगा, और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कराने के लिए हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे HNO3 HiO3 ये सब लेते हैं। तो अब इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, वहाँ पे दिक्कत है। तो यही इन्होंने लिखा है कि ठीक है, मतलब डायरेक्ट आयोडोनेशन बेंजीन का थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी दिक्कत है, खैर वो एक्सोथर्मिक होता है। आयोडोनेशन क्या है, स्लो एंड रिवर्सिबल, और किधर रहता है मैक्सिमम, इसमें प्रोडक्ट जो आयोडोबेंजीन है बहुत कम बनेगा, ना के बराबर, बहुत कम बनेगा। दिस इज स्लो एंड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड लाइज मैक्सिमम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई डायरेक्ट आयोडीन बनाना, ठीक है, बना सकते हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होगा, फालतू रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आयोडोबेंजीन बनाने का इनअप्रोप्रिएट मेथड है, बेकार मेथड है, वो कराइए चाहे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब एक सवाल करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर तो पढ़ने पड़ेगा ना, कौन सा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 11th, और साथ साथ में एमाइंस 12th। अब देखिए इसमें एक साथ इतने रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, तो हम लोग तो सीक्वेंस में करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सीक्वेंस में, पहले क्या बनेगा, Cl2 FeCl3, एक एक करके करते हैं, एक एक करके।
यहाँ लगा है C2H5 ग्रुप, यहाँ लगा है नाइट्रो ग्रुप। अब इसका कराना है Cl2FeCl3, ये है हैलोजिनेशन। अब जब दो ग्रुप लगे हो तो दोनों में से जो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, दोनों में से अगर एक कोई एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये आप जानते हैं। ये वाला ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ग्रुप क्या है भाई, एक्टिवेटिंग। C2H5 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। और इसको देखो, NO2 क्या है, तो NO2 है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी सारा टर्म आप देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लास 11 का आ रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लास 11 का पोर्शन है ये। एमाइंस में दिया है अलग बात है, लेकिन ये इसके लिए आपको भाई एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बहुत सारा का सारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लास 11। चैनल पे सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, आपके ऊपर है अब कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, आप जरा देखो। अब तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर एक एक्टिवेटिंग है दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला जो तीसरा इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसमें, हेलोजिनेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl प्लस, तो Cl प्लस कहाँ लगेगा, तो एथाइल ग्रुप डिसाइड करेगा। अब एथाइल कैसा डायरेक्टिंग है, तो एथाइल है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एथाइल कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एथाइल कैसा डायरेक्टिंग है भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब एथाइल बताएगा कि कहाँ, एथाइल के भाई ऑर्थो पोजीशन ये है, एथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, पैरा पोजीशन पे तो NO2 लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली कि Cl कहाँ लगेगा, एथाइल के ऑर्थो पे लग जाएगा, एथाइल के ऑर्थो पे लग जाएगा, एथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे Cl लग गया। चलिए, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट, अभी पहला रिएक्शन हुआ। अब उसके बाद कराना है SnHCl। चलिए हम लोग सीक्वेंस में करेंगे। SnHCl, SnHCl क्या करता है, NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देता है। SnHCl चाहे FeHCl भी ले सकते हैं, that reduces नाइट्रोबेंजीन into एनिलीन। यहाँ NH2 हो गया NH, ठीक है। फिर ये बड़ा, फिर आ गया वही अभी जो पुराना रिएक्शन था, बहुत फेमस है वो, डाई एजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अभी पुराना वाला रिएक्शन आ गया, अभी जो किया था पिछले क्वेश्चन। चीजें रिपीट होती है, ये तो है। क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस, डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस, तो ये बन गया क्या, NH2 की जगह N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, देखो देखो डाई एजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस। उसके बाद KI से जब कराएंगे इसका डायजोनियम का, तो कहाँ लग जाएगा, N2 प्लस, अभी किया था तब वही रिएक्शन, N2 प्लस Cl माइनस की जगह I लग जाएगा, I लग जाएगा। आ गया आंसर फाइनल, तो फाइनल आंसर है ये, यहाँ C2H5Cl और यहाँ पे क्या लग जाएगा, I। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए मार्क कर दे रहा हूं मैं, नोट करो नोट करो। चलिए आगे देखते हैं। द कंपाउंड दैट does not undergo Friedel-Crafts alkylation but give positive कार्बिल टेस्ट। कार्बिल क्या होता है, जरा कार्बिल टेस्ट के बारे में लिखिए। कार्बिल टेस्ट, जब, डिटेल तो नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा रिवीजन के लिए, थोड़ा सा रिवीजन। जब प्राइमरी एमाइन का, जब प्राइमरी RNH2, प्राइमरी एमाइन क्या होता है, RNH2, प्राइमरी एमाइन का क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से रिएक्शन कराते हैं, हीटिंग कराते हैं, तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्या आता है, फाउल स्मेल। आइसोसाइनाइड क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। यहाँ भाई प्राइमरी एलिफेटिक भी हो सकता है, प्राइमरी एरोमेटिक भी हो सकता है, मतलब आर की जगह बेंजीन भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगाते रहिए। प्राइमरी एमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ मिलकर बनाते हैं एल्काइल ऑब्लिक एराइल आइसोसाइनाइड, जिसका होता है बेकार स्मेल, पंजेंट स्मेल होता है, और इस टेस्ट को बोलते हैं कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट, ठीक। तो ये तो कंफर्म है कि वो आंसर हमको चूज करना है जो प्राइमरी एमाइन हो, जो प्राइमरी एमाइन हो। इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई, सबका स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा। एनिलीन, प्राइमरी एमाइन की क्या पहचान है, उसमें NH2 दिखेगा, उसमें NH2 दिखेगा। देखो
ये है प्राइमरी एमाइन। पिरिडीन ये तो नहीं है भाई, ये है पिरिडीन। भाई मन में स्ट्रक्चर हो तो अच्छी बात है। एन मिथाइल एनिलीन अभी बनाया था, एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन क्या है? एन मिथाइल एनिलीन है सेकेंडरी एमाइन, क्योंकि इसमें NH दिख रहा है, ये सेकेंडरी एमाइन है, तो ये तो सीधे ऑप्शन कट गया। ठीक है, फिर ट्राई एथाइलामाइन, ट्राई एथाइलामाइन लीजिए, ये तो ये क्या है? टर्सरी एमाइन है। ट्राई एथाइलामाइन टर्सरी एमाइन है। ये सब कैंसिल आउट हो गया। एनिलीन प्राइमरी एमाइन वही है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि एनिलीन हमने देखा, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, एनिलीन फ्रील क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है जबकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या दिक्कत है उसको भी देख लेते हैं। आंसर तो आ गया, एनिलीन प्राइमरी एमाइन है, वो क्लोरोफॉर्म KOH के साथ फिनाइल आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल कंपाउंड देगा। आइसोसाइनाइड्स को ही कार्बिल एमाइंस बोलते हैं। अब एनिलीन में देखा एक बार, एनिलीन फ्रील क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, एल्काइलेशन क्यों नहीं देता है? तो देखो, जबकि एनिलीन बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस R इफेक्ट वाला, लेकिन क्या दिक्कत है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन आप भाई एल्काइलेशन इसका कराएंगे, जरा देखो अलग से। अगर एनिलीन का हम एल्काइलेशन कराते हैं, फ्रील क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो क्या लेते हैं? फ्रील क्राफ्ट एल्काइलेशन में यूजुअली ये लेते हैं, यूजुअली लेते हैं RCl AlCl3 एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 हम लेते हैं। एनिलीन हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन जैसे ही आप AlCl3 लोगे, AlCl3 लोगे तो N अपना लोन पेयर दे देगा। भाई AlCl3 लेविस एसिड है, इसके पास p ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल NH2, N का लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब N पे क्या आ जाएगा? अरे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये जो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप था, हाईली एक्टिवेटिंग, क्या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था, और ये चेंज हो जाएगा T एक्टिवेटिंग ग्रुप में। इस वजह से एनिलीन फ्रील क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड, CBSE बोर्ड के एग्जाम में। Why aniline does not give free craft alkylation even after being a strong activating group? डीएक्टिवेटिंग में चेंज हो गया। तो आंसर तो आ गया था एनिलीन। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड एनिलीन डज नॉट गिव फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी आते अभी पढ़ा, अभी तुरंत देखा, रीजन भी देख लिया हमने, रीजन भी देख लिया। पहला सही है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड। याद करिए गैब्रियल थैलीमाइड क्या था, तो क्यों ना हम एक बार गैब्रियल सिंथेसिस, शॉर्टकट में क्या बोलते हो, ओवरऑल, ओवरऑल रिएक्शन का नाम क्या है? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये है गैब्रियल थैलीमाइड। एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं, प्लीज पढ़ना है तो भाई चैनल पे प्ले लिस्ट है, प्रिपरेशन ऑफ ए माइंड पढ़ो ना, सब मिल जाएगा। भाई क्वेश्चन डिस्कशन का तभी मतलब है जब आपको चीज़ों का आइडिया हो कि हाँ क्या रेफरेंस दिया जा रहा है, उसके बाद तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो जब इसमें थैलीमाइड, ये है थैलीमाइड का रिएक्शन बेस से कराते हैं KOH से, तो ये H और OH निकल जाएंगे थैलीमाइड सिंथेसिस में, और क्या बनता है? सॉल्ट। तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है गैब्रियल थैलीमाइड का, तो आपको दूसरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। अब पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन कराते हैं हम, पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन कराते हैं किसी अमाइन से, किसी एल्काइल हैलाइड, सॉरी अमाइन नहीं, एल्काइल हैलाइड से, और यहाँ हो जाता है SN2 रिएक्शन। यहाँ हो जाता है क्या? SN2 रिएक्शन। अब यहीं पे हमारा क्लू है। अब जरा देखो, एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, और ये SN2NR, बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा उसी बेसिक मीडियम में, ठीक है, बेसिक मीडियम में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जरा देख लो, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। प्लीज जो भी किया जा रहा है शॉर्टकट में, H यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H कार्बन पे लगेगा, OH यहाँ कार्बन पे लगेगा, OH। देखो यहाँ से देखो, ये RNH2 पूरा अलग हो जाएगा, ये RNH2 अलग, थैलिक एसिड अलग, तो ये एमाइन का सिंथेसिस है। यहाँ से प्राइमरी एमाइन आपको दिख रहा होगा बनते हुए, प्राइमरी एमाइन बन चुका है। ये तो भाई रिएक्शन का एक व्यू हो गया कि व्हाट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अपना क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन इसका आंसर तो इस मैकेनिज्म में ही छिपा है।
RnH2। अब लेकिन दिक्कत है, आपने तो R लिख दिया, लेकिन R कुछ खास चीजें ही हो सकती है या कुछ खास चीजें नहीं हो सकती। R की जगह आप, R मतलब एल्काइल, ठीक है, मिथाइल एथाइल, लेकिन R की जगह आप बेंजीन नहीं ले सकते। क्यों? अगर यही पे आप जरा देखो, यही पेन है, अगर हमने R की जगह ले लिया, RX की जगह, ये R की जगह हमने बेंजीन ले लिया, जरा देखो खुद, यहाँ चलो X लगा दिया, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन जो भी, तो हम जानते हैं कि बेंजीन में से तो यहाँ पे अब SN2 हो जाएगा मुश्किल, यहाँ पे ये जो SN2 आप फटाक से करा दे रहे हैं, ये हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि ये हटा नहीं सकते। बेंजीन से अगर कोई ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है उसको नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ जो हेलोजन होगा उसमें क्या होगा, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड में होगा डबल बॉन्ड करेक्टर। देखिए देखिए, इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड में क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू कॉन्जुगेशन, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटता है। अब जरा सोचो, अगर हमको एनिलीन बनाना होता, एनिलीन बनाने के लिए ये करते भाई, आर की जगह बेंजीन लेते तो एनिलीन बन जाता, आर की जगह बेंजीन लेंगे तो एनिलीन, आर की जगह बेंजीन लेंगे तो हो जाएगा एनिलीन, लेकिन आप वो बेंजीन ले नहीं सकते। बेंजीन लेंगे तो ये वाला स्टेप आगे हो ही नहीं पाएगा, जो आप ये स्टेप देख रहे हैं SN2 वाला स्टेप आगे हो नहीं पाएगा, तो बनाते रहिए कुछ नहीं बनेगा। तो बिल्कुल एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल नहीं बना सकते। दिक्कत यहाँ पे है कि ये जो SN2 रिएक्शन है आप नहीं करा सकते, बेंजीन से लगा हुआ हैलोजन हटा नहीं सकते नॉर्मल कंडीशन में। आई होप कि आप समझ गए होंगे भाई, एनिलीन बनाने के लिए आर की जगह बेंजीन नहीं लेना होगा, लेकिन बेंजीन लेंगे तो बेंजीन का हैलोजन हटेगा नहीं, आगे स्टेप होगा ही नहीं। इस मतलब गैब्रियल सिंथेसिस से हम एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं, एनिलीन नहीं बनेगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर है नेक्स्ट ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, बड़ा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए, अब ये कौन सा रिएक्शन है, जिसने पढ़ा उसको याद होगा, सैंडमेयर। पहला कौन सा रिएक्शन है, जब डाइएजोनियम सॉल्ट का, ये है डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, Cu2Br2 HBr कराते हैं, Cu2Br2 HBr से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, ये पूरा ग्रुप हट के N2 लिबरेट हो जाएगा, और क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर। डाइजीनियम के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो पढ़ो, देखो कितनी बार आ रहा है, क्वेश्चन में आया है, मेरे कहने से नहीं, एग्जाम में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रोमोबेंजीन, पहले क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन का कराना है आपको, Mg ईथर, ये हो गया क्या, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, क्या बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आप कराएंगे वाटर से रिएक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, H पे है प्लस चार्ज, यहाँ जो कार्बन है माइनस चार्ज, H पे क्या है, अरे वाटर में H पे क्या है, पार्शियल प्लस, यहाँ कार्बन पे माइनस। अब ये माइनस जो है H प्लस को निकाल लेगा, ये कार्बन क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा, और क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन प्लस, खैर पूछा नहीं गया है, लेकिन लास्ट अगर साइड में लिखे MgOH अलग हो जाएगा, ये चीज अलग हो जाएगी। हमको तो बेंजीन बनाना है, हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन, मेजर प्रोडक्ट इज बेंजीन। ये कौन सा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो भाई पढ़ो, नहीं याद आ रहा है तो भाई मतलब ही है कि डिस्कशन करके पढ़िए। तो ये था सेंडमेयर, सेंडमेयर, सेंडमेयर रिएक्शन। ये नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन, उससे हमको लेना देना है नहीं, हमको देखना है कि किस में क्या बनेगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ए CH3, जब साइनाइड का रिडक्शन हम LiLH4 से कराते हैं, साइनाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन, उतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का साइनाइड उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। ये हो गया पहला पार्ट, जितने कार्बन का साइनाइड उतने कार्बन का प्राइमरी एमाइन। सेकेंड, अगर यही साइनाइड की जगह हम ले ले आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ले लें, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराए,
तो साइनाइड देते हैं प्राइमरी एमाइन, साइनाइड क्या देते हैं प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड देंगे सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। खैर आंसर आ चुका है, लेकिन आंसर नहीं, सारे ऑप्शन देखने हैं, सारे ऑप्शन रिएक्शन को याद करना है। सेकेंडरी एमाइन और देखो अब सी ऑप्शन, एमाइड से रिएक्शन। जब एमाइड का रिएक्शन, सब देख लीजिए, याद करिए, LiLH4 से, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैक्सिमम मोस्टली फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ये बहुत कम लोगों को छोड़ता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एमाइड को क्या बना देता है, एमाइड को भी रिड्यूस कर देगा ये प्राइमरी एमाइन में, उतने ही कार्बन के। डी को भी चेक करिए ऑप्शन को, डी कौन सा रिएक्शन है, CH3CONH2 Br2KOH, है कि नहीं, फेमस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड। इसका ट्रिक क्या था, मैकेनिज्म कुछ भी हो, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन के लिए मेथड है। इसका ट्रिक क्या है हॉफमैन ब्रोमामाइड का, अच्छा हिंट इसका क्लियर है, एमाइड ब्रोमीन, एमाइड ब्रोमीन, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड। तो इसमें क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है, ये C डबल बॉन्ड O को मिटा दीजिए, C डबल बॉन्ड O को आप हटा दीजिए यहाँ से, C डबल बॉन्ड O को हटा दो, जो बचे उसको लिख दो, C डबल बॉन्ड O को हटाओ, जो बचे उसको लिख दो, ये बनेगा। मतलब बाकी केसेस में बने हैं प्राइमरी एमाइन, एक्सेप्ट फॉर वी, जहां बना है सेकेंडरी एमाइन, जहां क्या बना है सेकेंडरी एमाइन। देखिए देखिए, सारे प्रोडक्ट हमने लिख लिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, मतलब सीक्वेंस में है चीजें। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं इस टाइप से, खैर वो तो और बड़ा रहता है, भाई एक साथ कई रिएक्शन को कवर कर लेते हैं वो। चलिए NH2, इसका कराना है किससे रिएक्शन, Ac2O, आप जानते हैं Ac2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, Ac मतलब क्या होता है एसाइल एसिटल ग्रुप, CH3CO ग्रुप क्या बोलते हैं एसिटल। अब उस हिसाब से Ac2O को देखोगे, ये हो गया Ac2O, एक AC ये हो गया, बीच में O हो गया, फिर AC ये हो गया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन बेस में कराते हैं रिएक्शन, रिएक्शन तो है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, SNAE का एग्जाम्पल है, लेकिन उसका ट्रिक यहाँ पे तो भाई एग्जाम है, एग्जाम है, मैकेनिज्म तो लिख नहीं सकते सबका, मैकेनिज्म तो लिखते रह जाओगे भाई, लिखेंगे तो ट्रिक देख लीजिए SNAE का। देखिए देखिए, इसमें क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे एनिलीन न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन करता है, और यहाँ पे होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल का निकलेगा H, न्यूक्लियोफाइल का आप H निकालो, न्यूक्लियोफाइल का H निकालो, और इसका लिविंग ग्रुप निकालो, न्यूक्लियोफाइल का H, और ये पूरा ग्रुप आप अलग कर दो, ये पूरा ग्रुप आप अलग कर दो, एसिटिक एसिड मतलब अलग हो जाएगा, तो यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा, यहाँ से एसिटिक एसिड, देखो देखो डिटेल मैकेनिज्म क्या है, यहाँ से एडिशन एलिमिनेशन है, SNAE बोलते हैं, तो एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, और जो बचे उसको लिख दो, एसिटिक एसिड पोर्शन भाई H, इसका CH3COO ये ग्रुप अलग कर दीजिए, एसिटिक एसिड पोर्शन अलग कर दीजिए, और ये बन जाएगा एमाइड, बड़ा स्पेशल नाम है इसका, एसिटेनिलाइट, एनफेनाइल एथेनामाइड, दिस इज आफ्टर वन एसिटेनिलाइट। याद रखिए इसी रिएक्शन को हम लोग इवन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज करते हैं, हम ये एनिलीन की रिएक्टिविटी कम करने के लिए ये ग्रुप यूज करते हैं। जब एनिलीन से हमको पैराब्रोमोनिलीन चाहे ऑर्थोब्रोमोनिलीन बनाना होता है, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन आप करा नहीं सकते, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन एनिलीन का कराएंगे तो 2, 4, 6 तीनों जगह ब्रोमीन लग जाता था, नहीं याद आ रहा तो एनसीईआरटी पढ़ो, ये तो प्लेलिस्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सीक्वेंस। तो हम एनिलीन को थोड़ा मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए उसका कराते थे एसिटाइलेशन, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एसिटेनिलाइट, एसिटिक एसिड निकल गया और जो बचा उसको जोड़ दो, एमाइड बन गया। अब इसका फिर से LiLH4, LiLH4H2O, वो एक ही स्टेप है,
तो क्या होगा, एमाइड से क्या बनता है अभी हमने देखा, एमाइड को किस में रिड्यूस कर देता है, ये एमाइन में, एमाइड को ये रिड्यूस कर देता है एमाइन में, उतने ही कार्बन के एमाइन में, NH CH2CH3। यहाँ क्या बन जाएगा, वो प्राइमरी एमाइड बना था, यहाँ में क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमाइड, एन एथाइल एनिलीन, एन एथाइल एनिलीन, दिस इज द फाइनल आंसर, एन एथाइल एनिलीन। देखिए एन एथाइल एनिलीन। Which of the following exchange sequence is suitable for preparing chlorobenzene? ये देखते हैं, पहला रिएक्शन में बिल्कुल बन जाएगा, ये है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का HCl से डायरेक्ट रिएक्शन कुछ नहीं है, NH2HCl, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो एसिड बेस, भाई एन बेस है, H प्लस एसिड है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन तो नहीं बनेगा, लेकिन जरा देखो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, अरे H प्लस ले लेगा, एनिलीन क्या है, बेस है, वो H प्लस ले लेगा, इसका क्या बनेगा, ये एनिलीनियम क्लोराइड। फिनॉल का NaO2HCl डायरेक्ट Na2 प्लस Cl से नाइट्रोसो बहुत होगा तो नाइट्रोसोफिनॉल, CuCl कुछ रिएक्शन नहीं है, तो खैर आंसर आ चुका है ए डायरेक्ट। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का, भाई जब Cl2 एनहाइड्रस Cl3 FeCl3 FeC रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, जिसका डिटेल मैकेनिज्म मैंने कहा, हम लोग का कहा पड़ा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, क्लास 11th याद रखिए, क्लास 11th का एकदम इनिशियल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ाया गया था। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl प्लस Cl प्लस Cl प्लस। फिर से आ गया वही रिएक्शन, ठीक है कोई बात नहीं। साइनाइड का अभी हमने किया है, जब साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बनता है, साइनाइड से बनता है प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमाइन CH2NH2 प्राइमरी एमाइन। और ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है, ये है एलिफैटिक, एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन। और एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन जो होते हैं वो Na2HCl के साथ, ठीक है, क्या बनाते हैं, मेनली क्या बनाते हैं, तो एल्कोहल्स, बेंजाइल एल्कोहल। एरोमेटिक अगर रहेगा प्राइमरी एमाइन, जहाँ NH2 रिंग से जुड़ा रहेगा तब तो डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा, उसके आप रिएक्शन कराते रहिए, लेकिन ये एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन है, यहाँ NH2 रिंग से नहीं अटैच है, बीच में CH2 है, तो एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन क्या बनाते हैं, Na2HCl के साथ एल्कोहल्स, एल्कोहल। ड्यूरिंग लेक्चर हमने सारे किए हैं Na2HCl के साथ प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन के, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन के, सेकेंडरी एमाइंस के, टर्सरी एमाइन के रिएक्शन एक साथ लिखवाया था मैंने, वहाँ आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give solid which is soluble in alkali। ओहो, soluble in alkali। जरा हिंसबर्ग को याद करिए, हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वाटर सॉल्युबल और एल्कली सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, सेकेंडरी एमाइन एल्कली इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, टर्सरी तो रिएक्ट ही नहीं करता है। जरा देखिए देखिए, RNH2 प्राइमरी एमाइन अगर ले, ये है प्राइमरी एमाइन, और हिंसबर्ग क्या था, हिंसबर्ग रिएजेंट, दिस इज हिंसबर्ग। जब RNH2 का रिएक्शन प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो क्या बनता है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, SO, ये देखो, अब ये चूंकि इसके पास H है, ये HN से जुड़ा हुआ है, तो इसको जब एल्कली से रिएक्शन कराएंगे, मतलब KOH NaOH से, चलिए KOH लिख दे रहा हूं मैं, एल्कली से इसमें रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, मतलब ये बनता है पहले सॉलिड, पहले क्या बनता है, सॉलिड, पहले क्या बनता है, सॉलिड, लेकिन वो सॉलिड जो है वो एल्कली में सॉल्युबल है, क्योंकि इसके पास क्या है,
ये H एसिडिक H है, N से जुड़ा हुआ H है, तो ये H बेस के साथ OH का रिएक्शन करके वाटर बना लेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब ही है कि ये जो सॉलिड है वो KOH में चाहे NaOH में घुल जाएगा। ये था हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। तो हमको बस प्राइमरी एमाइन खोजना है। लीजिए हम सामने है प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन भी टेस्ट देगा, लेकिन सेकेंडरी एमाइन में जो सॉलिड बनेगा वो एल्कली में घुल नहीं पाएगा, क्योंकि आप देखेंगे, पढ़िए डिटेल पढ़िए तब पता चलेगा। सेकेंडरी एमाइन में जब रिएक्शन होगा पहली बार, इस एन के साथ दो एल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे, एच नहीं बचेगा। अब वो कहां से रिएक्शन करेगा? दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव कार्बिल एमाइन? कार्बिल एमाइन अभी देखा था, किसका टेस्ट है? प्राइमरी एमाइन का, प्राइमरी एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक एमाइन। प्राइमरी एमाइन की क्या पहचान है? उसमें NH2 दिखेगा भाई, यही तो होता है प्राइमरी एमाइन, RNH2, वेयर R कैन बी एल्काइल और एराइल ग्रुप। RNH2 इधर है, RNH2 क्या है? NH2 एनिलीन। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में हमने पढ़ा, ठीक है, वो तो उतना डिटेल नहीं करना, क्योंकि भाई उस केस में एक्वा सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ जो है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक इफेक्ट, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन ट्रिक वो बात करते रह जाएंगे, सब डिटेल बात है। जीओसी में किया है, अगर मिथाइल ग्रुप लगा है, अगर एन के साथ मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो ऑर्डर क्या है? मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो ऑर्डर क्या है? एक्वा सोल्यूशन में 213, 213, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप है, जैसे हमारे क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में फॉर मिथाइल ग्रुप, अगर इनके साथ मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। अगर लेकिन एथाइल ग्रुप है, वो भी कहीं क्वेश्चन आएगा ही। अगर एन के साथ एथाइल ग्रुप लगे हैं तो ऑर्डर क्या है? 231, 231। याद करने का ट्रिक हो गया, मिथाइल छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर 213, एथाइल बड़ा ग्रुप है, बड़ा नंबर 231। बाकी फैक्टर्स बहुत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, वो सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सोल्यूशन। लेकिन शॉर्टकट, एन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं अगर, जो यहाँ अपने क्वेश्चन में है, तो 213 कौन सा आंसर होगा इसका? तो आंसर देखिए, इस केस में क्या आएगा? ये है, बोलो ये 1 2 3, तो दूसरा सबसे पहले आएगा बेसिक स्ट्रेंथ में, फिर कौन आएगा? पहला, फिर तीसरा। सेकेंडरी एमाइन, फिर प्राइमरी एमाइन, फिर टर्सरी एमाइन। एथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। जरा देखिए, ये तो भाई सीधे एनसीईआरटी से, जब इसका अमाइन रिएक्शन कराते हैं, जब ये थैलिक एसिड का नाम है इसका, थैलिक एसिड, एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन मिलेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी। थैलिक एसिड का जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस अमोनिया से, जरा देखो, ये है अमोनिया, ऐसे भी अमोनिया बना लो, तो पहले क्या होगा? H2O निकल जाएगा, यहां से भी H2O, यहां से भी H2O निकालो, 2 मोल H2O का निकल गया, और दोनों जगह क्या बन जाएगा? एमाइड, CONH2, 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 ये कहलाता है थैलामाइड। दिस इज थैलामाइड, थैलामाइड। लेकिन अभी क्वेश्चन और है, थैलामाइड, इसको फर्दर हीटिंग कर दे, वही स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब, तो अल्टीमेटली इसमें से भी अमोनिया निकल जाएगा। इसको फर्दर हीटिंग कर देंगे तो इसमें से भी अमोनिया निकल जाएगा, इसमें से भी अमोनिया में निकल जाएगा, और साइक्लिक बन जाएगा। उसका क्या लगता है, क्या बोलते हैं उसको? थैलीमाइड। यही था ना गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो जो थैलीमाइड था उसको इस तरह से बनाते हैं, जो थैलीमाइड था दैट इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये हो गया क्या? थैलीमाइड। थैलीमाइड,
नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रोएनिलीन। ओहो, अब जरा देखिए, याद करिए, एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एडवांस तक ये क्वेश्चन आ चुका है। एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जब इसका रिएक्शन कॉन्क HNO3 से कराते हैं तो देखिए 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, याद करिए कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एनिलीन। पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं इस रिएक्शन का, जो भी स्टेटमेंट है वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व है, तो कायदे से बनना चाहिए था 2 प्रोडक्ट, एक ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, एक पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेनली ये बनना चाहिए था। लेकिन बनना चाहिए था, क्या बनता है वो अलग अलग बातें हो जाती है। आपके कहने से थोड़ा नहीं एनिलीन मान जाएगा कि नहीं नहीं, मैं भाई मुझे बोला गया कि ऑर्थो पैरा पेन O2 लगाना है, ऐसा तो है नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट बताएगा। अब लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है, जो रियल है, रियल तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, आपके मानने से नहीं होगा कुछ। एक्सपेरिमेंट जरा देखिए, मेटा नाइट्रो भी बनता है। चलिए यहां तक तो फिर भी ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है एनिलीन, लेकिन 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों, यहां तक फिर भी ठीक है। दिक्कत है इनका परसेंटेज, इनका रिलेटिव परसेंटेज, ये है 2%, ये है जरा देखिए, एडवांस में तो क्वेश्चन क्वेश्चन आया था इसका, ये है 2%, ये 47%, और ये है कितना हो जाएगा, बाकी जोड़ लो, 51%। अच्छा खासा नाइट्रो का परसेंट, मेटा नाइट्रो का परसेंटेज अच्छा खासा है, 47, ऑर्थो से तो कहीं ज़्यादा है। 47% मेटा नाइट्रोएनिलीन बन जाता है। अब आप समझाते रहिए भाई, ये तो डेटा, आप उसको मना नहीं कर सकते एनिलीन को, नहीं भाई तुम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, तुम 2 ही प्रोडक्ट मेनली बनाओ, नहीं उससे कुछ नहीं होगा, आप समझाते रहिए। केमिस्ट्री भाई रिजल्ट्स के हिसाब से चलता है, हम रिजल्ट्स प्रिडिक्ट नहीं करते, हम रिजल्ट समझाते हैं। एनिलीन को तो आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बोला, लेकिन उसका नाइट्रेशन जब कराते हैं तो मेटा प्रोडक्ट भी अच्छा खासा बन जाता है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आंसर छोड़िए, आंसर का दिक्कत है फिर से इसकी ओवर रिएक्टिविटी, ठीक है, ज्यादा काबिलियत। एन क्या है, बेस, जैसे ही मीडियम एसिडिक करेंगे, एसिडिक मीडियम में किसमें भाई, एसिडिक मीडियम H+ क्या है एसिडिक मीडियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें एनिलीनियम आयन में, अरे N+, N का लोन पेयर H+ के साथ बॉन्ड बना के दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एनिलीनियम, एनिलीन तो ठीक है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये तो हो गया ओवरऑल बैकग्राउंड इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन का। अब आपके लिए चीजें आसान होंगी। लिखा हुआ है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रोलिन, अरे ऑल्सो क्या अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा है, 47%। क्यों, इन स्पाइट ऑफ सब्सटेंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू बैक, ये फालतू है। ये देखिए, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, सामने अभी हमने देखा एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एनिलीन, एनिलीन कर लेता है H+ से एसिड बेस रिएक्शन एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग, व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग। Which of the following reaction is appropriate to convert acetamide to methenamine? एसिटामाइड समझ रहे हैं आप, अरे एथेनामाइड भाई, एथेनामाइड से मेथेनामाइन कैसे बनाएंगे, देखो देख के लग गया है, 2 कार्बन से 1 कार्बन करना है, चेन डिग्रेड करना है, अभी हमने पढ़ लिया रिएक्शन, अभी हमने पढ़ लिया रिएक्शन। अभी अगर याद दिलाएं जरा देखिए, आप अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो लग रहा है कि इसमें सी डबल बॉन्ड को उड़ा दिया गया है। एथेनामाइड में से सी डबल बॉन्ड को उड़ा देंगे तो मेथेनामाइन बन जाएगा। कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन करता है ये, क्या करते हैं, हॉफमैन, अभी लिखा था ब्रोमामाइड, Br2KOH, यही पहला हॉफमैन ब्रोमामाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, हॉफमैन ब्रोमामाइड। वो हाइपोब्रोमामाइड लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज है। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो भाई बेसिक स्ट्रेंथ, डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, जीओसी पढ़ा हमने, और विड्रॉइंग ग्रुप कम करते हैं। NO2 कैसा है, NO2 का 2 इफेक्ट होता है, -R -I दोनों। NO2 कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप, मिथाइल का +I हाइपर कंजुगेशन, दोनों इफेक्ट है, डोनेटिंग ग्रुप है ये। मिथाइल कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप मतलब बेसिसिटी,
हम बोल सकते हैं बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई, चाहे की बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब देख लिया आंसर। मान लो ये 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? 3, फिर आएगा 1, सबसे बेकार नाइट्रो वाला। सबसे बेकार नाइट्रो वाला हो जाएगा। तो ये थे कंप्लीट क्वेश्चन एमाइंस के 2016 से 25 तक। ठीक है, अच्छा खासा हमने डिवीजन देख लिया। मेन है केवल क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जो चीज़ें आ रही अगर आप नहीं पढ़ेंगे, देखा जीओसी के भी क्वेश्चन, तो जीओसी की प्लेलिस्ट चाहे आपके ऊपर है, मैं बस बता रहा हूँ। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, कौन पूछने जा रहा है, होना चाहिए बस पेपर अच्छा होना चाहिए, पर्पज ये है। इन केस ठीक है, लिस्ट में भी आपको सब वीडियो नहीं देखने हैं। एमाइंस की बात करिए, बेसिसिटी, हाउ टू कंपेयर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इंडिविजुअल लेक्चर देखिए। ठीक है, एमाइंस का अलग से प्लेलिस्ट है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 3 चीज़ों का रेफरेंस आया है पूरे लेक्चर में, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर कंक्लूजन पूछूं कि भाई ठीक है सर ये क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, झूठ नहीं बोलूंगा कि सर यही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत होगी कि यही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, इतना भी बेकार नीट है। ठीक है, एक लेबल है उसका। लेकिन क्या अगर हम उसके रेफरेंसेस पढ़े, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखे, फिर से जीओसी के दिखे, फिर एमाइंस को, तो बेनिफिशियल होगा। टॉपिक तो आएंगे ना, क्वेश्चन नहीं आएंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो मैं चाहूंगा इन केस अगर आप भूल रहे हो तो उसको जरूर पढ़िए, तो वो आपका बहुत, तभी डिस्कशन का मतलब है, तभी डिस्कशन का मतलब है। केवल 5 क्वेश्चन और आंसर लिखने से कुछ हो नहीं होने वाला। और खुद से भी क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बता दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इम्पोर्टेंट लेक्चर का टॉपिक जो भी चैप्टर होगा वो डिस्कशन किया जाएगा।